आज की तीसरी और अंतिम क्लास हम बात कर रहे हैं जनन तंत्र की। और जनन तंत्र में हमारे पास में टॉपिक आता है पेनिस यानी कि शिश्न। यानी अगर नर जनन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि नर का यह मैथुनांग है। पहली बात हम क्या कहेंगे, नर का ये क्या है, मैथुनांग है। और लंबा, इसकी अगर संरचना की बात करें तो लंबा बेलनाकार संवहनी अंग है। ध्यान रखने वाली बात शब्द यहाँ पर क्या आया है, संवहनी अंग जो है वो क्या है। अब दूसरी बात कह रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। अगर देखा जाए तो दोनों वृषण के मध्य ऊपर की ओर स्थित होता है। ध्यान देना, वृषण के पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, वृषण के ऊपर की तरफ है। यानी कि वृषण जो अपन ने खोल की बात करी, वृषण की जो भाग की बात करी, वो सारे अंदर की तरफ है। वृषण के ऊपरी संरचना कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, तो शिश्न यानी कि पेनिस होगा। नर का मैथुनीय अंग है। अगर इसकी आंतरिक संरचना की अपन बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि ये पेनिस है तो हम आंतरिक संरचना की बात करें, ये उसका ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग के ऊपर इस प्रकार से एक रोड पाई जाएगी और नीचे वाले भाग पर भी इस प्रकार से एक रोड पाई जाएगी। ध्यान देना, ऊपर दो रोड होगी। ऊपर कितनी रोड होगी, एक तो ये जो आप देख रहे हैं वो, और एक इसके पीछे की साइड में भी दो रोड होगी। यानी कि अगर मैं इसी को, अगर इस तरह की बात है, इसको मैं यूं घुमा के देखूं तो हम इस तरह से देख पाएंगे कि ऊपर की तरफ कितनी रोड है, इसमें दो रोड होती है। यानी इसका मैं अगर टीएस देख लेता हूं, सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है, इसका टीएस देखते हैं। ये इसका टीएस है। चलिए, ये इसका क्या है हमारे पास में, टीएस है पेनिस का। तो ऊपर की तरफ इस तरह से दो रोड पाई जाएगी। इन दोनों रोड का नाम होता है काउपर्स कैवर्नोसा। क्या नाम होता है इसका, काउपर्स कैवर्नोसा। ध्यान रखना, काउपर्स कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हो गया। और दूसरा जो होगा, यहाँ पर मूत्र मार्ग पाया जाएगा, और मूत्र मार्ग के ठीक यहाँ पर इस भाग पर क्या पाया जाएगा, कॉर्पोरा स्पंजियोसोम, है ना। कॉर्पोरा स्पंजियोसोम हमारे पास में पाई जाने वाली संरचना होगा। ध्यान देना। अब काउपर्स कैवर्नोसा की अगर अपन बात करते हैं तो संख्या कितनी होती है, संख्या इनकी होती है 2। और कहाँ पाए जाते हैं, ये पृष्ठीय भाग पर पाया जाता है, पृष्ठीय भाग पर पाए जाते हैं। ध्यान देना, मूत्र मार्ग के ठीक ऊपर की तरफ ये दो संरचनाएं पाई जाती है, और इस तरह से ये संरचनाएं पूर्ण रूप से संयोजी उत्तक की बनी होती है। पूर्ण रूप से किसकी बनी होती है, पूर्ण रूप से संयोजी उत्तक की बनी हुई है। अपन ने टीएस की बात करी है, इसकी बात करें अपन, ये अगर पेनिस है तो इसके अपन ने टीएस काटा है, इस तरह से अपन ने टीएस काटा है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का होता है, पृष्ठीय होता है और संयोजी होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। ध्यान देना, किसका बना होता है, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। कॉर्पोरा स्पंजियोसोम की अगर बात करें तो ये ठीक नीचे की तरफ होता है, और अपेक्षाकृत कैसा होगा, छोटा होगा। और कैसी संख्या होगी इसकी, तो संख्या कैसी होगी इसकी, बोलिए, इसकी संख्या केवल 1 होगी। छोटा है, इसकी तुलना में छोटा है। अगर ये दोनों आगे की तरफ हैं तो इसकी संख्या पीछे की तरफ होगा, छोटा होगा। और कैसा होगा, अपेक्षाकृत नीचे की तरफ होगा। ये क्या है, इनके मध्य में क्या है, रक्त कोटर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, इनके मध्य में रक्त कोटर बने हुए हैं। और जब इन्हें किसी प्रकार की उत्तेजना मिलती है तो इनके अंदर रक्त कोटर के अंदर रक्त का प्रवाह होगा और रक्त बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में शिश्न कैसा हो जाएगा, बेलनाकार और कड़ा हो जाएगा। बेलनाकार कड़ा होने के बाद में जो शुक्राणु है उनका स्खलन होगा, और शुक्राणु का स्खलन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसे स्खलन बोलेंगे। ध्यान रखना, उस समय मैथुन, जरूरी नहीं है कि मैथुन क्रिया हो, उस समय मैथुन क्रिया अगर नहीं भी होती है तब भी क्या होगा, शुक्राणु बाहर स्खलित हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। नर के शरीर से शुक्राणु को बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाएगा, स्खलन कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझना कि शिश्न की जो अपन बात कर रहे हैं या पेनिस की जो बात कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसोम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, उसकी संख्या 2 होती है, पृष्ठीय भाग ऊपर की तरफ होते हैं तथा ये संवहन उत्तक के बने होते हैं पूर्ण रूप से। और जबकि कॉर्पोरा स्पंजियोसोम्स जो है वो नीचे वाला भाग है, मूत्र मार्ग के पास वाला भाग है और छोटा होता है। अब ध्यान देना, इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद शिश्न का जो अंतिम भाग होता है, मैं लिख देता हूँ, शिश्न का जो यानी कि पेनिस का अंतिम भाग शिश्न मूंड कहलाता है। शिश्न मूंड कहलाता है, ध्यान देना, शिश्न मूंड कहलाता है। और शिश्न मूंड के ऊपर क्या होती है, एक प्रकार की, अगर मान लेते हैं ये पेनिस है तो आगे वाला भाग कुछ तरह से फूला होगा, इसे बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, शिश्न मूंड। और शिश्न मूंड के ऊपर एक प्रकार की झिल्ली या परत पाई जाएगी, यानी कि त्वचा की झिल्ली या परत पाई जाएगी।
अगर जब उत्तेजना की स्थिति बनेगी तब ये झिल्ली या परत पीछे की ओर हट जाएगी। तो शिश्न मूंड की बात हो गई। उत्तेजना में क्या होगा, शिश्न मूंड जो है वो क्या हो जाएगा, नग्न हो जाएगा और इस प्रकार से निकलने वाला वीर्य बाहर की ओर स्खलित हो जाएगा। हमने शिश्न के भाग के अंदर अपने जो बात थी वो अंतिम टॉपिक था ये अपने इस भाग का, मानव नर जनन तंत्र का। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है और इसके साथ में ही नर जनन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो नर जनन तंत्र में महत्वपूर्ण बनती है, जो कि रीट के लिए है, नीट के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, 12th कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, उनको भी थोड़ी सी अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले अपन महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन बात कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से अपन पढ़ लेते हैं। अगर अपन शुक्राणुओं की बात करें तो शुक्राणु जो है उसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वो नर भाग है। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु नर है, यानी कि नर भाग है, जबकि अंडाणु हमारे पास में एक प्रकार का मादा भाग है। ये गतिशील होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बाद वाला जो हिस्सा है उसमें। लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो जो भ्रामक ग्रंथियाँ फैली हुई है कि इनकी संख्या 2 होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखने वाली बात मैं वापस लिख देता हूँ। प्रोस्टेट जो है ग्रंथि की संख्या कितनी होगी, ग्रंथि की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बात कर लेते हैं। अगर जो बेल होते हैं उनमें जो वृषण है, उनके जो वृषण है उनको शल्य चिकित्सा के द्वारा क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं वृषण बेल के अंदर। जबकि जो सांड होते हैं उनके अंदर वृषण पाए जाते हैं। देखो, ये शल्य चिकित्सा से हटाने वाला मनुष्य है, अपने आप नहीं हट रहे हैं, तो बेल के अंदर, इसीलिए वो अपनी आक्रामकता खो देता है। इसी प्रकार एक नाम आया था टेस्टोस्टेरोन, नर की द्वितीय गुण को प्रकट करने वाला हार्मोन है और ये आक्रामकता लाता है। क्या लाता है, आक्रामकता लाने का काम करता है, क्रोध लाने का काम करता है। कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। एक बार एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि मुर्गी में क्या किया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया। क्या हुआ, वो नर जैसा बर्ताव करने लगी। क्या करने लगी, नर जैसा बर्ताव करने लगी। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है कि नर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होने वाला है। यानी कि इसके बिना किसी भी नर के अंदर आक्रामकता नहीं होगी। चलिए, एक बार पीएमटी में प्रश्न भी पूछा था कि राजा के यहाँ पर डांस करने वाले जो क्रमिक थे उनमें और बेल में क्या समानता थी, तो दोनों में वृषण नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, एक यूनान के राजा थे, उनमें यहाँ पर जो डांस करने वाले जोड़ी थी उनमें से उन व्यक्तियों के वृषण को हटा दिया जाता था, है ना। तो उस जोड़ी में और बेल में क्या समानता है, तो दोनों में समानता क्या है कि उनमें वृषण नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से हम अगर देखते हैं तो वृषण वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, अधिवृषण वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इन पे प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना। और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि मानव वृषण शरीर से बाहर क्यों होते हैं, शरीर से बाहर क्यों है। आप सभी जानते हैं शरीर से बाहर क्यों है, क्योंकि यह 2 से लेकर के 2.8 या लगभग 3 डिग्री तक का तापमान क्या करते हैं, तापमान कम हो जाता है। हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस अगर है तो उसको कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए क्या करेंगे, शरीर से वृषण क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ब्लू व्हेल के अंदर वृषण क्या होंगे, भीतर होंगे। ध्यान रखना, ब्लू व्हेल जो होंगी उसमें क्या होगा, भीतर की तरफ वृषण पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही क्या होता है, उसकी बनावट इसी प्रकार की है। हालांकि ब्लू व्हेल आपको पता है ना, एक प्रकार का स्तनधारी है, न कि वो जलचर। हालांकि जलचर है लेकिन स्तनधारी है, वो किसी वर्ग में नहीं आएगी, वो स्तनधारी मेमेलिया वर्ग के अंदर आएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके ऊपर हमें चर्चा भी करनी थी, आप लोगों को समझाना भी था, है ना। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और अगले टॉपिक हमारे पास में कल होगा। कल हम लेंगे मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र के कंप्लीट होने के बाद में कोई अगला तंत्र हम उठाएंगे। तब तक आपको हमारे चैनल पर बना रहना है, अपने मित्रों को भेजना है। देखिए, हम पसीना पसीन हो रहे हैं,
तो इसका आप फ़ायदा उठाना है और जब भी आपको समय मिले इस वीडियो को देखना है, दूसरों को दिखाना है, ताकि आपके कंटिन्यू क्लास चलती रहे। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होंगे तब देख लेंगे, नहीं, आप अभी से तैयारी कीजिए और दूसरों को भी तैयारी करने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि अचानक कब परिवर्तन आ जाए। मैं आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको यूँ लगेगा कि हाँ कुछ हुआ। 2018 के, जो मेरे ऊपर व्यक्तिगत है, किसी दूसरे पर नहीं, 2018 के आसपास में हमने इस YouTube चैनल को बनाया। चलिए, 2018 के आसपास में जब मैंने इस YouTube चैनल को बनाया, कोई उद्देश्य नहीं था, केवल इतना सा उद्देश्य था कि जो विद्यार्थी मेरी क्लास में बैठ के पढ़ते थे उन विद्यार्थियों को 10th वाले जो बच्चे थे, मेरी बात को समझना, जो 10वीं वाले बच्चे थे, एक बैच हमारे सुबह का था और एक बैच हमारे शाम को था। लेकिन उसी समय मेरे पास में एक समय का निर्धारण था, क्योंकि बच्चे शाम को 4 बजे आते थे, लास्ट वाला 4 बजे उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी, 10 बजे से 4 बजे के बीच वाले विद्यार्थी थे। तो सुबह वाला बैच तो हम आराम से कर पाते, लेकिन शाम वाला जो बैच था उसके लिए मैं उपस्थित नहीं रह पाता था। और उस समय इतनी कोई टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी कि हमारे पास में कि हम उस लेवल पर जा सकें। तो हमने क्या किया, साधारण से कैमरे में सुबह वाली क्लास को रिकॉर्ड कर ली और शाम वाले बच्चों को एक हमारे पास जो मॉनिटर था बड़ा वाला, उसके ऊपर शाम वाले बच्चों को भी दिखा दिया। जो बच्चे सुबह पढ़ते वो बच्चे अगर शाम को भी पढ़ना चाहे तो भी फ्री थे। और शाम वाले बच्चों की संख्या इतनी नहीं थी, 15 से 20 बच्चे ही थे, तो बड़े मॉनिटर पे हमने अलग अलग टुकड़ों में उनको वर्कशीट दे के और कंप्लीट कराया। ये पैटर्न हमें अच्छा लगा। इस पैटर्न पे हमने लगा कि हाँ, एक ही टीचर 2 बार पढ़ा सकता है और इसका उसने क्या क्या पढ़ाया देख सकता है वो। तो इसी पैटर्न पर लागू होकर मुझे YouTube का आइडिया आया और मैंने YouTube के ऊपर अपना वीडियो बनाने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये प्रोसेस चला, YouTube का जो लंबा प्रोसेस था वो चलता गया और हमने कभी भी इसमें ये नहीं सोचा कि अमाउंट मिले। कई बार लोगों ने भी कहा, कई बार स्टूडेंट्स ने भी कहा कि मोनेटाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, जो प्रोसेस था उसे हम फॉलो करते गए, लेकिन हमने अपने हिसाब से काम करते गए। लेकिन कल YouTube की तरफ से हमें मेल प्राप्त हुआ और हमारे जो अकाउंट था उसके अंदर कुछ धनराशि भी प्राप्त हुई। तो इससे जो मेहनत थी काफ़ी लंबी, वो कहीं ना कहीं सफल हुई और हमें लगा कि इस चीज़ का फल भी प्राप्त होता है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने काम को छोड़ मत दीजिए बीच रास्ते में और चलो यार बाद में देखेंगे। अगर मैं भी ये सोच लेता चलो यार 2018 में होगा, कुछ नहीं है, बाद में कुछ आने वाला है नहीं, पैसा वैसा क्या करना है। 2018 और 21 के बीच का गैप है, आप सोचिए। इसके बीच में भी हमने सारे वीडियो बनाए, सारे वीडियो डाले हैं। कभी चैनल मोनेटाइज था नहीं था, जो भी इशू थे हमने उनको नहीं देखा और लगातार हम इस चीज़ में जुड़े रहे। आज उसका फल प्राप्त हुआ। तो आप लोग, मैं यही कहूँगा कि लगातार अध्ययन करते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ऊपर वाला देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो ऊपर वाला देख रहा है, उसको आपको कहीं ना कहीं से ऐसा फल मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नई कहानी, एक नई चीज़, एक नए वीडियो के साथ में मिलूंगा। तब तक घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, आराम से पढ़ना है, जितनी बार वीडियो देखना उतनी बार देखना, दोस्तों को बांटने और मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत।